जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी एकेडमी की तरफ से यह श्रृंखला हिस्ट्री की 11वीं क्लास की है, जिसमें आज हमें द थ्री ऑर्डर्स के बारे में देखना है। जेम्स आपका 6 है, क्लास 11th है। क्लास 11th है। चेंजिंग ट्रेडिशन के बारे में क्या है इसमें। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी 19th to 16th सेंचुरी के बारे में देखेंगे, जो पश्चिमी यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिएगा, हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारा अध्ययन भी वही होगा। कहता है कि रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी एवं मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रोम साम्राज्य जब पतन हुआ उसके बाद कहता है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल चेंजेस विच ऑकर्ड इन वेस्टर्न यूरोप बिटवीन द 9th and 16th century after the fall of the Roman Empire, and many groups of उसके बाद Germanic peoples from Eastern and Central Europe occupied regions of Italy, Spain and France। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया। फिर देखते हैं, ईसाई धर्म जो 4वीं शताब्दी से रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया और चर्च की यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था, जो चर्च था। ठीक है, और लगभग धीरे धीरे जितने भी आपने देखा कि उन भूभागों पर कब्जा कर लिया गया जो रोम साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और रोम कहता है, क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन्स ऑफ द रोमन एम्पायर फ्रॉम द 4th century survived the collapse of Rome and gradually spread to Central and Northern Europe. The church also became a major landholders and political power in Europe। ठीक है, जो लैंड होल्डर, ये सब आप देखते हैं कि चर्च के पास ये सारी चीज थी। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है, 3 वर्ग जो इस अध्याय का कुछ बिंदु है से हमारी अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है, ईसाई, उसके बाद भूमिधारक और अभिजात वर्ग और कृषक से। यह जो 3 वर्ग है इसका अभिप्राय क्या है, इसको देखते हैं। जो अभिप्राय है इसमें आप ईसाई, उसके बाद भूमिधारक, फिर आप देखते हैं अभिजात वर्ग, भूमिधारक अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग और एक है कृषक। यह इसी से यह संबंधित है, जो 3 वर्ग है। इन तीनों वर्गों के बीच बदलते संबंध कई सदियों तक यूरोप के इतिहास को गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। और यह इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो जो यूरोप थे उनमें यह चेंजिंग ट्रेडिशन का बहुत बड़ा इनका योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, द
Three orders or the focus of this chapter are three social categories: Christian, priests, landlording nobles, and peasants. The changing relations कहता है the changing relationships between these three groups was an important factor in shaping European history from several centuries. ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले जो फ्यूडलिज्म थे उन पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में से एक फ्रांस के मार्क ब्लॉक की अगर बात करते हैं, मार्क ब्लॉक अगर बात करते हैं तो यह फ्रांस के थे 1886 टू अगर बात करते हैं 1944 इन्होंने फ्यूडलिज्म पर काम किया था। ठीक है, फ्यूडलिज्म पर काम किया था और उस वर्ग से थे जिनका यह तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों की जीवनियों से कुछ अधिक है। उन्होंने भूगोल के महत्व द्वारा मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर दिया और जिससे कि लोगों के समूहों का व्यवहार का और रुख समझा जा सका। ठीक है, आगे देखिए फिर कहता है उसके बाद ऑफ द मेनी स्कॉलर्स इन फ्रांस हु हैव वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म one of the earliest who was a Bloch 1886 to 1944. Then was one of the group of the scholars who argues that history consisted of much more than just political history. Yeah, international relations and the lives of great peoples. He emphasized the importance of geography in shaping human history and the need to understand the collective behavior over attitudes of groups of people. ठीक है, आगे कहता है सामंतवाद का परिचय देखते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म, यह मध्यकाल युग का शब्द 5वीं और 15वीं सदी के मध्य के यूरोपीय इतिहास को इंगित करता है। 5 to अगर बात करते हैं 5 to 15 अगर सेंचुरी के बीच में बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म शब्द को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया गया और उसका बोलबाला रहा। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा और यह जर्मन शब्द फ्यूडल से बना है। जो जर्मन शब्द है यह फ्यूडल से बना है जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली भी विकसित हुआ। ठीक है, यह उन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है आर्थिक, उसके बाद कहता है आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक तरह के कृषक उत्पादन इंगित करता है जो सामंत यानी लॉर्ड और कृषक यानी पीजेंट्स के संबंधों पर आधारित है। लॉर्ड मतलब मालिक और कृषक जो उत्पादन करने वाले जो कृषि हैं उनके संबंध के रिलेशन पर यह इंगित करता है। कहता है thus feudalism went beyond the economics to cover the social and political aspects of life as well. ठीक है, आगे देखिए लॉर्ड के कृषकों पर व्यापार न्यायिक अधिकार भी थे। जो लॉर्ड थे, मान के चलिए जो लॉर्ड थे इनके जो पीजेंट थे इनके ऊपर अधिकार थे यानी राइट्स थे, इनके उत्पाद पर भी उनके अधिकार हुआ करते थे। जो लॉर्ड थे, फ्यूडलिज्म व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं जिसमें इसलिए सामंतवाद ने
जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। कौन? फ्यूडलिज्म। इसमें कहता है द पीजेंट्स परफॉर्म्ड लेबर सर्विसेज फॉर द लॉर्ड्स who is an exchange provided military protections. They also had extensive judicial controls over peasants. ठीक है, यानी जो न्यायिक व्यवस्था या जो भी उनके उत्पाद थे उन पर लॉर्ड का नियंत्रण था। देन यद्यपि इसकी जड़ें अगर बात करते हैं, यद्यपि इसकी जड़ें रोम साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शॉर्लमेन यानी शॉर्लमेन 742 टू काल में पाई गई। तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में होती है। यह वहाँ का राजा था जो फ्रांस का जिसका नाम था शॉर्लमेन, यह राजा था मेन। आगे, although its roots have been traced to practices that existed in the Roman Empire. कहा although its roots have been traced to practices that existed in the Roman Empire and during the age of the French king Charlemagne, 742 to 814, feudalism as the established was of the life in the large parts of the Europe may be said to have emerged later in the 11th century. ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसी के समय फ्यूडलिज्म शब्द को एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद फिर है फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में देखते हैं। फ्रांस एंड इंग्लैंड के बारे में अगर फ्रांस एंड इंग्लैंड के बारे में देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है गॉल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। अगर गॉल की बात करते हैं, यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था में दो विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान हुआ करते थे। ठीक है, यह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत का मतलब स्टेट्स कहा जाता है, स्टेट होते थे। ठीक है, जिसमें कहता है गॉल ए प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर हैड टू एक्सटेंसिव coastlines, mountains ranges, long rivers, forest and large tracts of plains suited to agriculture. ठीक है, आगे कहता है जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक, अगर बात करते हैं जर्मन में एक जनजाति थी जर्मन में जिसका नाम था फ्रैंक, जिनका नाम था फ्रैंक्स, और यह जो फ्रैंक्स है ने गॉल को अपना नाम देकर उसे, और यह जो गॉल है इसको अपना नाम दिया, और नाम देने के बाद क्या कहता है, इसी गॉल को फ्रांस बन गया। यह एक ट्राइब थी, जनजाति थी, जर्मन की थी, और यह जर्मन की जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक्स, और इस फ्रैंक्स ने गॉल को अपना नाम दिया क्योंकि यह एक क्या था, रोम का प्रांत था, स्टेट था, और इसको अपना नाम देकर के, इस गॉल को अपना नाम देकर के जो फ्रैंक्स थे इनका नाम इसके बाद फ्रांस के नाम से जाना गया, और यह फ्रैंक्स एक जनजाति थे। इस फ्रैंक्स जनजाति के नाम पर जो गॉल रोम साम्राज्य का एक प्रांत था, इसको यहाँ पे आप देखते हैं कि फ्रैंक्स ने अपने नाम देकर के इसको फ्रांस
उसके बाद से यह फ्रांस नाम जाना जाता है। ठीक है, आगे 6ठी सदी में से ऐसे प्रदेश फ्रैंकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे, जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गए थे, क्योंकि उसे पवित्र रोमन जो सम्राट थे उसकी उपाधि उसको दी गई थी। ठीक है, शार्लमेन को जब लिखा है शार्लमेन इसको। ठीक है, द फ्रैंक्स Germanic tribes gave their name to Gaul, making it France from the 16th century. From the 16th century, the region was a kingdom ruled by French kings who were Christians. The French had very strong links with the church, which were उसके बाद further strength within 800 the Pope gave King Charlemagne the title of Holy Roman Empire to ensure his support. ठीक है, उसके सपोर्ट को सुनिश्चित किया। फ्रांस का प्रारंभिक इतिहास, क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना 481 में। 486 में क्लोविस फ्रांक और फ्रैंक ने उत्तरी गॉल का विजय अभिजात उसके बाद प्रारंभ किया। फिर 496 क्लोविस और फ्रैंक लोग धन परिवर्तन करके ईसाई बन गए। ठीक है, आगे 714 चार्ल्स मार्टन राजमहल का मेयर बना और 751 मार्टल का पुत्र पेपिन फ्रैंक लोगों के शासक को अपदस्थ यानी पराजित करके शासक बना और उनके एक अलग वंश की स्थापना की। विजय अभियानों ने राज्य आकार दोगुना कर दिया, जो आकार था उसको लार्ज पैमाने पर बढ़ा दिया। आगे उसके बाद 1768 पेपिन का स्थान उसके पुत्र शार्लमेन ले लिया, और यह जो शार्लमेन था यह पेपिन का पुत्र था। ध्यान दीजिएगा, यह जो पेपिन है, यह पेपिन का पुत्र था और इसका स्थान उसके पुत्र ने शार्लमेन ले लिया। आगे चार्ल्स महान द्वारा लिया गया, कहता है 768 पेपिन का स्थान उसके पुत्र चार्ल्स महान द्वारा लिया गया, और इसको महान की भी उपाधि दी गई थी। जैसे भारत में आप देखते हैं, भारत या ऐसे विश्व में 3 को महान की उपाधि दी जाती है मुख्यतः, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट, ये तीनों को दिया जाता है। ग्रेट कहने के लिए क्यों, ग्रेट ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके राज्य को समृद्धि का राज, समृद्धि का शासन और समृद्धि की जनता जो समृद्धि कर रही थी, सभी धर्म को समृद्धि थी और सभी धर्म को मानने की आज़ादी थी, ये उसके कारण से उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे 800 पोप लियो थर्ड ने शार्लमेन को पवित्र रोम सम्राट का ताज पहनाया। ध्यान दीजिएगा, जो शार्लमेन था इसको 800 में पोप द्वारा, पोप को जो चर्च का था, ठीक है, और इसने आपने देखा कि जो ईसाई धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को इसने अपनाया और शार्लमेन को पवित्र रोम सम्राट का ताज पहनाया गया, जो रोम सम्राट थी। और 840 से नॉर्वे एवं वाइकिंग लोगों के हमले होने लगे। और अब आगे देखते हैं, चलिए 3 वर्ग, यहाँ तक इसमें जो अभी तक घटना घटी 481 से लेकर के उसको हमने देखने का काम किया। ठीक है, चलिए 3 वर्ग, द 3 ऑर्डर्स, कहता है समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग, पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना था। The 3 orders of a society were broadly the clergy, nobility and the peasantry। ये 3 वर्ग से यह समाज बना हुआ था। आगे देखिएगा, जिसमें आप देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में होती है, यही 3 वर्ग थे और 2 वर्ग को जन्म के आधार पर, जैसे बाय बर्थ, उनको टैक्स फ्री थे
पर टैक्स देना नहीं पड़ता था, ठीक है, बाय बर्थ। आगे देखना फिर उसके बाद दूसरी वर्ग अभिजात वर्ग है और इसमें पहला 3 वर्ग, तो तीनों वर्ग है जिसमें बारे में देखा, और 2 वर्ग इसमें। तो अब देखते हैं दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग है। कहता है पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, और परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और ऐसी भूमिका पर उनके नियंत्रण के कारण था, और यह वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था, ठीक है। एक प्रथा थी, इस प्रथा को भी देखते हैं। इस प्रथा का नाम था वैसलेज, और इसी के कारण आपने देखा था कि पादरियों ने स्वयं को प्रथम स्थान में, जो पृष्ठ थे, या अपने को फर्स्ट प्लेस पर रखे थे। आगे देखिएगा, कहा placed themselves in the first order, the nobles in the second, or the nobility had in the reality a central role in the social process. This is because they collaborated land, उसके बाद controlled land, this central, उसके बाद controlled over the outcomes of the prestige called वेसल्स, जिसको हम लोग वेसल्स के नाम दिए। इसी के कारण आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड वाले नोबिलिटी और क्लर्जी अपने आप को ऊपर स्थान पर रखे हुए थे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी यानी सीनियर, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का सीनियर माना जाता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। और सेन्योर, लॉर्ड या लॉर्ड एक ऐसा शब्द से निकला है जिसका अर्थ था रोटी देने वाला, दास वेसल और की रक्षा करता है, और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान होता है, आत्मसमर्पित होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, द nobleman accepted the king as his seniors यानी senior, and the made a mutual promise. The senior's lord was derived from a word meaning one of the provided bread, who protect the vessels who would be loyal to him, उसके प्रति वह वफादार रहता था। ध्यान दीजिएगा, कहता है अभिजात वर्ग की एक विशेषता हैसियत थी, और उनकी अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, जो सामंती सेना यानी फ्यूडल लेवीज कहती थी, और वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे, ठीक है। आगे देखना, अब मेनर की जागीर, जो मेनर्स थे यानी मेनोरियल्स ई एस्टेट्स, या क्या थे, इसमें कहता है कि मेनर की जागीर, द मेनोरियल्स ई एस्टेट्स, लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था, वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अपने अनेक गांवों के मालिक थे, और किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार हो सकते थे, ठीक है। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पढ़ते थे, ठीक है। आगे अब नाइट्स को देखते हैं। द नाइट्स, इसमें कहता है 9वीं सदी से यूरोप के स्थानीय, जो हम नाइट्स को देखते हैं, कहता है 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहे, और शौकिया कृषि सैनिक पर्याप्त नहीं थे, और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी, और इसने
एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स किंग कहलाते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंधित था। लॉर्ड ने नाइट्स को भूमि का एक भाग यानी जिसे फीफ कहते हैं, याद रखना फीफ भूमि का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है फीफ, फीफ कहा गया दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। From the 19th century, there were frequent localized wars in Europe. The Ottomans peasants solids were not significant and good cavalry was needed. This led to growing importance of the new sections of people. The knights they be like to the lords, just as the letters were like to the king. The lord gave the knight a piece of a lord called fief land, जो इसका land fief, piece of the land called fief and promised to parents etc. ठीक है, eggs। आगे देखिएगा, सामंती मैनर फ्यूडल मैनर क्या होते थे, मैनर की तरह फीफ भी भूमि को कृषक जोतते थे, यानी भूमि कृषक किसान जोतते थे। और जिसमें कहता है कि बदले में नाइट्स अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। ये सब एक दूसरे पर आश्रित थे। उसके बाद फिर हमने देखा अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बार बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। ठीक, एलर्जी की बात करते हैं। पादरी, यह पादरी कौन था? जो चर्च पे इसका नियंत्रण था, इसका चर्च पे नियंत्रण था। चर्च पे नियंत्रण होने के नाते इसके द्वारा एक टैक्स लगाई जाती थी तीसरे वर्ग के लोगों पर, जिसको हम लोग टाइड बोलते हैं। टैक्सेशन होती थी। आगे चलकर इसको 1789 में आपने देखा कि इसके कारण विद्रोह हुए और बाद में इसको हटाया गया। देखिएगा, कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियां थी जिन पे वो कर उगाही करते थे। इनको राजा द्वारा जब राजा खुश होते थे तो इनको भूमि देते थे, लैंड्स, और इससे ये टैक्सेशन वसूलते थे। टैक्स वसूल उगाही करते थे। टैक्स उगाही करते थे किससे? 3 वर्ग हुआ करते थे। एक पादरी जिसको हमने क्लर्जी कहा, एक नोबिलिटी जिसको हमने राजा उन कैटेगरी में बांटा, और एक को हमने कहा पीजेंट्स वगैरह, एडवोकेट वगैरह, डॉक्टर वगैरह, इनका एक समूह जो कि थर्ड स्टेट में, 3 स्टेट हुआ करते थे फ्रांस में। ठीक है, 2 जन्म से ही उनको टैक्स फ्री था, जन्म से उनको टैक्स नहीं लगते थे। ठीक है, देखिएगा आगे, द कैथोलिक चर्च had its own laws on lands given to it by ruler and could levy taxes, इनके द्वारा लेवी टैक्सेस भी लगाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिस्पों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। इसके जो फर्स्ट स्टेट वाले में 2 शब्द देखिएगा, एक को कहते थे बिशपों और दूसरे को कहते थे पादरियों, जो हमने लिखा है प्रीस्ट बोलते हैं। ठीक है, द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय द बिशप, इसको बिशप ही बोलते थे, बिशॉप्स बोलते हैं, बिशप एंड क्लर्जी हु कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, देखिएगा, कहता है जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, ये कुमारा पड़ेगा, शादी नहीं कर सकते थे।
फिर आप देखते हैं कि men who becomes priests could not marry, ठीक है, तो नहीं कहता था will you marry me नहीं कर सकता था। आगे देखिएगा, रोज डे प्रपोज डे नहीं मनाता था। आगे देखिएगा, फिर देखिए क्या कहता है, बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे, और बिशप के पास भी अपने महल होते थे रानी रखने के लिए, रानी को रखने के लिए इनके पास भी अपने महल होते थे, अन्यथा ना ले। आगे बढ़िएगा, देखिएगा, और चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहा जाता था। हाँ, जिसे टाइल बोलते हैं हिंदी में, और इसको टीथ बोला जाता था, टीथ। और यह 1/10वां भाग लेने का इनको राइट्स मिला हुआ था, बापा दादा का इनका राइट था, वही इनको दे दिया गया था। उपज का कृषक से मान के चलिए उनको 1 कुंटल कोई चीज होता है, 100 केजी उनको अनाज हुआ, ग्रेन हुआ, तो 100 केजी में 100 का 10वां भाग यानी 10 केजी इनको चर्च को लेने का अधिकार था, राइट्स था, राइट्स ऑफ चर्च, ठीक है। देखिएगा, अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। जो अमीर लोग मरते थे तो चर्च को के द्वारा कुछ दान दिया जाता था, वह भी चर्च के लिए एक पैसे की उगाही होती थी। चलिए आगे, अब मॉन्क्स देख लेते हैं जो भिक्षुक होते हैं। या हमने चर्च के बारे में देखा, क्लेरिटी फर्स्ट स्टेट में थे, जिसमें हमने देखा बिशप को भी शामिल किया गया था, जो महलों में रहते थे, रानी को भी रखते थे। फिर हमने देखा ये जो पादरी था यह शादी नहीं कर सकता था, मैरी कहता था विल यू नॉट मैरी मी, मतलब यह मैरी मी किसी से नहीं कर सकता था। यह भूमि इनको राजा द्वारा अनुदान दी जाती थी, इनके द्वारा जो टैक्स लगाया जाता था, टाइथ लगाया जाता था, जिसको हम लोग टाइथ बोलते हैं, द लास्ट का याद रखिएगा। अगर सरकार द्वारा कहिएगा तो यहाँ पे आपका एक चेंज हो जाता है, टाइल, यानी गवर्नमेंट द्वारा टाइल लगाया जाता था। और यह जो टैक्सेशन होती थी यह राज्य के कृषकों से 1/10वां भाग इसको उगाही करने की इनको मंजूरी मिली हुई थी, इनके पास एक राइट्स थी, ठीक है, बात यही हो गया। अब हम लोग मॉन्क्स के बारे में देखते हैं। मॉन्क्स माने भिक्षुक, जो भिक्षा मांगते होंगे, मॉन्क्स माने भिक्षुक जो भिक्षा मांगते थे, जिसमें कहते हैं कि चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की तरह दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, उनके विपरीत, जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे, वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें सेवी कहते थे, एबीज जिसको बोलते हैं, एबी बोलते थे, सॉरी, या एबी बोला जाता था, एबी जो धार्मिक समुदायों में रहते थे, एबीज बोला जाता था। और या मोनेस्ट्री भी बोलते थे इनको, और मोनेस्ट्री बोला जाता था, और मठ में इन्हें मठ कहते थे, मोनेस्ट्री को मठ कहते थे, मठ। और बौद्धिस्ट वगैरह भी आपने देखा कि बौद्धिस्ट वगैरह भी मठों में ही रहा करते थे, गुफाओं वगैरह। 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट एक जो है 529 में एक मठ बनाया गया था, जिसको हम लोग सेंट बेनेडिक्ट इसको, यह मठ था, सेंट बेनेडिक्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, था। और दूसरा 910 में, यह पहला था, और सेकेंड जो दूसरा था वह 910 में बनाया गया था। इसकी बात करते हैं, यह 910 में बरगंडी में स्थापित, यानी इसको बोलते हैं क्लूनी था, यह क्लूनी था, बरगंडी में स्थापित क्लूनी था, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा अपार्ट फ्रॉम द चर्च devotes Christians had another kinds of Christians, some deeply religious people choose in the standard lives in contrast to clergies who lived amongst people in towns and villages. They lived in religious communities called abbeys or monasteries.
often in places very far from human habitations। ठीक है, इनके लिए इसको देखा जाता था। भिक्षुक अपना सारा जीवन आबे में रहते थे और उसके बाद और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का प्रयत्न वर्त लेता था। और पादरिक कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे, और ऐसे पुरुषों को मोंक तथा स्त्रियां को नन कहा जाता था। MON के जो इसमें रहते थे, मोंक, नन, ये दो। फिर हमने देखा कि इनको मोंक और नन कहा जाता था। ठीक है, मोंक और नन कहा जाता था। चलिए आगे कहता है, भिक्षुक अपना सारा जीवन आबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक क्रम पर बिताया करते थे। इनको क्या कहा जाता है? पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे, मतलब इनके लिए अलग अलग रहने के स्थान थे। मतलब जो भी थे आबे थे, यानी फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग रहने के स्थान हुआ करते थे। और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे थे, और पादरियों की तरह भिक्षुओं और भिक्षुकनियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। ये भी कुंवारा मरेंगे, शादी नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए कहता है कि आबे हिल्डेनगार्ड एक प्रभावशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की प्रथाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए, तो आपकी कक्षा आज इतना ही पे रोकी जा रही है। हम अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।